हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोशन। इससे पहले की वीडियो में हमने मेजरमेंट यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ा था और मुझे आशा है कि आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का जो हम टॉपिक लेंगे वो लेंगे मोशन, और हिंदी में हम बोलेंगे मोशन को गति। हेडिंग डाल लेते हैं हम, मोशन। हिंदी में बोलेंगे इसको गति। तो गति प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ बातें चर्चा करना चाहूंगी, फिर उसके बाद हम चलेंगे इस पर। जैसे हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने से शाम तक हम देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की गतियां होती हैं। ये सभी हमने नोटिस करी होंगी। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, सुबह उठते हैं तो हम क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, साइकिल से जाते हैं तो वो भी कोई गति है। जाते हैं, दौड़ते हैं, कभी कभी कोई पथ हमें गोल मिलेगा तो वहां से होकर जाते हैं। कभी हम चिड़ियाओं को देखते हैं, चिड़िया उड़ती हुई जाती हैं तो वो क्या है, गति है। तो दैनिक जीवन में हम इतनी सारी गतियां देखते हैं, ठीक। तो जो हमारी फिजिक्स है वो हमसे दैनिक जीवन में जुड़ी हुई है। तो हमें फिजिक्स को ऐसा नहीं मानना है कि परिभाषा हो गई, रट लिया, पढ़ लिया, चल दिया, नहीं। हमें ये महसूस करते हुए चलना है कि फिजिक्स हमारे चारों तरफ है और उसे समझते हुए चलना है। तो जैसा कि अभी हमने समझा कि हमारे चारों ओर क्या है, गति हो रही है, मोशन है। अब मोशन से पहले हमने दो अवस्थाएं देखी हैं। एक हमने मोशन गति की अवस्था देखी है, एक हमने विराम यानी स्टेट पोजीशन भी देखी है, विराम की अवस्था। तो अब ये समझेंगे कि मोशन की अवस्था क्या होती है और विराम की अवस्था क्या होती है। जैसे अब मैं खड़ी हूँ, मैं आपके लिए क्या हूँ भाई, मैं विराम की अवस्था में हूँ। और अगर मैं यूं ही चलने लगूँ तो अब क्या हो गई, मैं आपके लिए गति की अवस्था हो गई, मोशन की अवस्था हो गई। हर चलती हुई चीज मोशन की अवस्था नहीं हो सकती और हर रखी हुई चीज क्या क्या नहीं हो सकती, विराम की अवस्था नहीं हो सकती। ये आप ध्यान रखिएगा। हम किसी भी चीज को रखी हुई चीज समझ लें और उसे बोल दें विराम की अवस्था है तो ये गलत है। हमेशा हम जब भी बात करेंगे मोशन की, गति की और विराम की अवस्था की, वो हम किसी के सापेक्ष बात करेंगे। तभी हम बता सकते हैं कि वो वस्तु गति में है या वो वस्तु विराम अवस्था में है। आपके लिए मैं विराम अवस्था में हूं, लेकिन किसी और के लिए, मान लीजिए अब आप मुझे देख रहे हैं वहां से, तो मैं विराम अवस्था में हूँ, खड़ी हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे मंगल ग्रह से कोई कहीं और से देखे, क्योंकि पृथ्वी हमारी रोटेट कर रही है, घूम रही है, तो उसके लिए मैं क्या होंगी, उसके लिए मैं गति की अवस्था में होंगी। तो जो गति की अवस्था होती है, गति और विराम की अवस्था, ये सापेक्ष होती है, ये एक दूसरे पर निर्भर करती है। हम ऐसे नहीं बोल सकते सीधे कि जो चीज वस्तु रखी है हमारे लिए सामने तो भाई वो गति की स्टेट पोजिशन में, वो हमारे सापेक्ष किस में है, हमारे सापेक्ष वो विराम अवस्था में है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है जो गति की अवस्था होती है वो किसकी होती है, गति की या विराम की अवस्था हमेशा सापेक्ष होती है। तो अब हम इसे डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं। वैसे अभी मैंने आपसे जो चर्चा करी है वो क्या करी है, वो साधारण भाषा में करी है, लेकिन पेपरों में साधारण भाषा में नहीं आता। पेपरों में कैसा आता है, पेपरों में साइंटिफिक लैंग्वेज में आता है। तो हमें दोनों लेके चलनी है। हम ऐसा नहीं करेंगे केवल ऐसी भाषा में, बोलचाल की भाषा में समझ ले, नहीं, क्योंकि ये तो हमारे समझने के लिए है। और जो हम लिख पाएंगे प्रॉपरली वो क्या है, वो होगी किताबी भाषा। तो वो भी किताबी भाषा को हमें समझते चलना है ताकि वो हम पर बोझ ना बने और वही हमारे सीधे समझ में आने लगे। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले, स्टेट ऑफ रेस्ट यानी विराम की अवस्था। विराम की अवस्था। अब देखिए इसमें आप क्या डेफिनेशन लिखेंगे, इसमें आप क्या डेफिनेशन लिखेंगे, जब किसी वस्तु की स्थिति, जब किसी वस्तु की स्थिति संदर्भ बिंदु के सापेक्ष, यहां पर हम संदर्भ बिंदु लिखेंगे, जब किसी वस्तु की स्थिति संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित ना हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम स्टेट ऑफ रेस्ट, विराम की अवस्था बोलेंगे। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करती हूँ, हमने क्या बोला, मैंने बोला जब किसी वस्तु की स्थिति, यानी मैंने बोला है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, वस्तु
की स्थिति संदर्भ बिंदु के सापेक्ष, संदर्भ बिंदु के सापेक्ष, मेन क्या है संदर्भ बिंदु, और ये कैसा होना चाहिए निश्चित। तो जब किसी वस्तु की स्थिति निश्चित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, ये डेफिनेशन आप लिख लेना, क्योंकि मैं यहाँ लिखूंगी तो बहुत ही बोरियत क्या हो जाएगा, लेक्चर बहुत ही बोरियत हो जाएगा, तो इसलिए आप समझते चलना बस। तो यानी वस्तु की स्थिति निश्चित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, विराम की अवस्था, स्टेट ऑफ रेस्ट बोलते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये बोर्ड है, ठीक, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ब्लैक बोर्ड लिख लीजिए, व्हाइट बोर्ड लिख लीजिए, है ना। अब ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक। अब ये ब्लैक बोर्ड मेरे सापेक्ष, मैं क्या हो गई निश्चित संदर्भ बिंदु हो गई, मैं क्या हो गई निश्चित संदर्भ बिंदु हो गई, यहाँ निश्चित संदर्भ बिंदु कौन है मैं, मेरे सापेक्ष ये जो व्हाइट बोर्ड है ये कैसा है, ये विराम की अवस्था में है, ठीक, कैसा है विराम की अवस्था में। अब यही सिचुएशन आप देखिएगा, एक एग्जांपल के थ्रू अच्छी तरह समझेंगे। वो पहले गति की समझा देती हूँ, फिर गति की अवस्था और लिख लेते हैं, फिर मैं उस एग्जांपल को कंबाइन करके बता दूंगी, ठीक। अब हम नेक्स्ट लिख लेते हैं स्टेट ऑफ मोशन, यानी गति की अवस्था, गति की अवस्था। डेफिनेशन में क्या अंतर होगा, बस यही अंतर होगा, जब किसी वस्तु की स्थिति निश्चित संदर्भ बिंदु, निश्चित लिखेंगे डेफिनेट है ये, निश्चित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ, ध्यान रखिए समय के साथ वो परिवर्तित होती है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको स्टेट ऑफ मोशन, गति की अवस्था बोलेंगे। आई होप आपने लिख लिया होगा, दोबारा से मैं रिवाइज कर रही हूँ। जब किसी वस्तु की स्थिति निश्चित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको गति की अवस्था बोलेंगे। जैसे अब आपने एग्जांपल देख लीजिए चिड़िया का, एरोप्लेन का, ठीक है, हवाई जहाज लिख देते हैं, हवाई जहाज, और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। तो अब मान लीजिए कोई हवाई जहाज ऊपर से उड़ के जा रहा है, मान लीजिए यही हवाई जहाज है, ये ऊपर से उड़ के जा रहा है। अब मेरे सापेक्ष संदर्भ बिंदु कौन हो गया, मैं क्या हूँ निश्चित संदर्भ बिंदु हूँ, डेफिनेट है, ऐसा नहीं है कोई भी संदर्भ बिंदु है, निश्चित हूं मैं, डेफिनेट हूँ। मेरे सापेक्ष इसकी जो स्थिति है समय के साथ क्या है परिवर्तित होती जा रही है, बदलती जा रही है, तो अब क्या हो गया, ये मोशन की अवस्था में हो गया। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कैसे। देखो एक बस में बैठा व्यक्ति है, मान लीजिए ये कोई बस है, ठीक। अब इस बस में बैठे व्यक्ति को, अब इस बस में क्या चल रहा है, व्यक्ति चल रहे हैं, और रोड पर एक बाहर व्यक्ति खड़ा है, मान लीजिए ये व्यक्ति है, ठीक। तो अब इस व्यक्ति, अब ये बस चल रही है रेगुलर, क्या है चल रही है, चल रही है। अब ये जो इस बस के अंदर व्यक्ति बैठे हैं, क्या बैठे हैं, इसके अंदर व्यक्ति बैठे हैं। अब बस चल रही है तो व्यक्ति भी गति की अवस्था में है भाई, बस में अंदर जो व्यक्ति बैठे हैं वो भी गति की अवस्था में माने जाएंगे, क्योंकि बस गति की अवस्था में है। अब बाहर से ये व्यक्ति जो है वो इन व्यक्तियों को देखता है, मान लीजिए ये है ए, ये है बी, इस व्यक्ति को वो बी वाले व्यक्ति को देखता है, और ये बस चले जा रही है। तो ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष, यहां लिख लेते हैं ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष बी की स्थिति कैसी है, गति की अवस्था में है, लेकिन जबकि वो बैठा है, बस के अंदर बैठा है, वो बस गति कर रही है, वो गति नहीं कर रहा, लेकिन ए के सापेक्ष बी व्यक्ति कैसी है, गति की अवस्था में है। ये बात ध्यान रखने योग्य है, ठीक। अब यदि इसे बी मान लीजिए, इसे मान लीजिए सी, अब सी के सापेक्ष
बी कैसी अवस्था में है? विराम की अवस्था में है। कैसा है? विराम की अवस्था में है। विराम अवस्था में है। क्यों है विराम अवस्था में? क्योंकि भाई सी के सापेक्ष बी जो है कोई समय के साथ कोई उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो क्या है? वो विराम अवस्था में है। लेकिन ए के सापेक्ष बी की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, तो क्या है? वो गति की अवस्था में है। तो हमेशा हम यहाँ लिख लेते हैं गति की अवस्था। तो हमेशा हम जब भी बात करेंगे गति की, कोई वस्तु गति की अवस्था में, विराम की अवस्था में, तो वो हम ये बताकर बात करेंगे कि ये किसके सापेक्ष विराम की अवस्था में है, किसके सापेक्ष गति की अवस्था में है। एक इसका उदाहरण हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं। देखिए, मैं पृथ्वी पर खड़ी हूँ, ठीक, मैं अब खड़ी हूँ आपके सामने, ठीक, आपके सापेक्ष मैं कैसी अवस्था में हूँ? विराम अवस्था में हूँ, क्योंकि भाई मैं खड़ी हूँ, आप भी खड़े होंगे, बैठे होंगे कहीं, ठीक, तो आपके सापेक्ष मैं कैसी अवस्था में हूँ? विराम अवस्था में। लेकिन अब आप कहीं बाहर जाते हैं ग्रह को छोड़कर, मान लीजिए मंगल ग्रह पे या किसी और ग्रह पे गए, वहां से आप मुझे देखते हैं, मैं तो दिखूंगी नहीं, पृथ्वी दिखेगी। अब पृथ्वी क्या रोटेशन कर रही है और साथ में सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगा रही है, तो तब आप मुझे देखेंगे तो मुझे गति की अवस्था में पाएंगे। यानी हम लोग हमेशा गति की अवस्था और विराम की अवस्था को सापेक्षता के नियम के अनुसार बताते हैं। हम कभी ऐसा नहीं कह सकते कोई वस्तु रखी है तो ये विराम अवस्था में नहीं, किसके सापेक्ष विराम अवस्था में, हमेशा ये बात करेंगे। तो आई होप इतना तो आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर हम इसके आगे और बढ़ते हैं कि गति की अवस्था, विराम की अवस्था, ये हमने समझ लिया है, इतना ही है। इसके बाद हम एक अवधारणा पढ़ेंगे, बिंदुवत द्रव्य की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ मास थ्योरी, पॉइंट ऑफ मास थ्योरी। वो इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आगे जो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे उसमें वो काम आएगी। तो पहले मैं इसे मिटाती हूँ, फिर मैं वो हेडिंग डालूंगी, तब मैं आपको समझाऊँ। हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर हम, कॉन्सेप्ट ऑफ मास पॉइंट। हिंदी में लिख लेते हैं बिंदुवत द्रव्य की अवधारणा। बिंदुवत द्रव्य की अवधारणा। तो हेडिंग हमने डाल ली है कॉन्सेप्ट ऑफ मास पॉइंट, बिंदुवत द्रव्य की अवधारणा। देखिए इसमें क्या होगा, छोटी सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, वही समझना है। इसमें क्या होता है, जब वस्तु की, जब कोई वस्तु है, मान लीजिए ये वस्तु ए है, देखिए इसमें क्या होगा, मान लीजिए ये हमारी कोई वस्तु है ए, तो इसमें होगा जब किसी वस्तु की जो लंबाई है, मान लीजिए ये वस्तु है, इसकी लंबाई केवल कितनी है, इसकी लंबाई केवल इतनी है, जब किसी वस्तु की लंबाई उसके द्वारा तय की गई दूरी के तुलना में बहुत ही छोटी हो, तब हम इसको क्या मान लेंगे, तब हम इसको मास पॉइंट मान लेंगे, बिंदुवत द्रव्य अवधारणा मान लेंगे। यानी इसके द्वारा वस्तु की लंबाई बहुत ही छोटी है उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में, तो हम ऐसी वस्तु को क्या मान लेते हैं, मास पॉइंट मान लेते हैं। ठीक, ये क्यों समझाया, क्योंकि आगे की जो डेफिनेशन है वो इसमें काम आएगा। तो हमने जो मोशन है, अभी हमने मोशन की अवस्था जानी कि मोशन की अवस्था क्या होती है और रेस्ट की अवस्था क्या होती है। अब जानेंगे कि मोशन कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं, हमारा मोशन जो है, मिटा देते हैं इसको, ठीक। कितने प्रकार की गतियां होती हैं, ठीक। पहली है हमारी स्थानांतरित गति या रेखीय गति। स्थानांतरित गति या रेखीय गति। सेकंड जो होगी वो होगी हमारी सेकंड जो होगी वो होगी हमारी घूर्णन गति और वृत्तीय गति।
सर्कुलेटरी मोशन, ठीक है। और थर्ड जो होगी वो होगी हमारी दोलनी गति। दोलनी गति के साथ होगी कंपनीय गति, कंपनीय। अब इनकी डेफिनेशन को वन बाय वन करके समझते हैं। तो स्थानांतरित गति में क्या होता है, रेखीय गति में क्या होता है, पहले हम साधारण भाषा में समझेंगे क्योंकि जो डेफिनेशन है वो थोड़ी जटिल है। पहले हम साधारण भाषा में समझेंगे क्योंकि डेफिनेशन जो है वो थोड़ी जटिल है, उन्हें समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो पहले साधारण भाषा समझ लेते हैं, फिर हम डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेंगे। स्थानांतरित और रेखीय गति में क्या होगा, ये एक तरीके से एक सीधी रेखा में गति करेंगे। जितने भी हैं क्या करेंगे, एक सीधी रेखा में गति करेंगे। जो भी वस्तु होगी, मान लीजिए कोई वस्तु है, ये सीधी रेखा में गति करेगी, इसको हम स्थानांतरित रेखीय गति करेंगे। ये अभी मैं साधारण भाषा में समझा रही हूँ। और इसके जो कण है वस्तु के, एक समांतर रेखा में चलेंगे और एक निश्चित समय में क्या है, एक निश्चित दूरी तय करेंगे, ठीक। अब जो घूर्णन गति होगी, वृत्तीय गति होगी, इसका जो पथ होगा वो वृत्ताकार होगा। कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। और घूर्णन क्या है, वो अपनी दूरी पर घूमेंगे। और वृत्तीय गति पूरी वृत्ताकार। जैसे पृथ्वी है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक, ये अपनी दूरी पर भी घूम रही है। ये पृथ्वी है, ये अपनी दूरी पर घूम रही है, ठीक है। इसे मान लेते हैं, बंद कर लेते हैं इसे। ये पृथ्वी है, अपनी दूरी पर भी घूम रही है ये, और सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाएगी, तो ये घूमती जा रही है। इसको क्या बोलेंगे, अपनी दूरी पर घूमना, घूर्णन गति। और ये जो इस तरह जो वृत्त पर ये क्या कर रही है, गति कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति। दोलनी गति और कंपनी गति में क्या होगा, ये एक निश्चित साम्य बिंदु के इधर और उधर गति करेंगे, ठीक है। निश्चित साम्य बिंदु के इधर उधर गति करेंगे। एक स्प्रिंग में भी हम देखते हैं, स्प्रिंग भी क्या है, ऊपर नीचे इस तरह साम्य बिंदु के एक निश्चित ऊपर नीचे गति करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि डेफिनेशन किस तरह समझाई जाती है इसकी। तो अब हम ये गतियां समझ लेते हैं, स्थानांतरित गति, रेखीय गति, ये सब, ठीक। तो देखिए स्थानांतरित गति क्या होंगी, जैसे पहले हमने एक पथ बना लिया, ये मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये इसके कण है। कण थोड़ा हम ऐसे बना लेते हैं। देखिए वैसे जो बुकों में डेफिनेशन लिखी रहती है वो किस तरह लिखी रहती है उसको समझ लेते हैं। स्थानांतरित गति में क्या होगा, जब कोई वस्तु, वो कैसी है, वो मास पॉइंट नहीं है, मास पॉइंट नहीं है, ध्यान रखिए, बिंदुवत द्रव्य नहीं है वो। इसीलिए पहले मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि वो वस्तु कैसी है, बिंदुवत द्रव्य नहीं है, यानी उसकी दूरी इतनी कम नहीं है, उसकी दूरी भी उसकी जो लंबाई है वस्तु की वो सही है, वो जो दूरी तय कर रही है वो भी ज्यादा तय नहीं कर रही होगी। तो स्थानांतरित गति में क्या होगा, जब कोई वस्तु मास पॉइंट नहीं है, जब किसी वस्तु के कण, ठीक, ये वस्तु के क्या हो गए, कण, जब किसी वस्तु के कण एक सरल रेखा में समांतर, ये समांतर हो गए, समांतर भी क्या होता है, समांतर इस तरह होता है। तो जब किसी वस्तु के कण समांतर एक सरल रेखा में एक निश्चित समय में समान दूरी तय करते हैं, निश्चित समय में, निश्चित समय में समान दूरी, निश्चित समय में समान दूरी तय करते हैं, तब इस गति को हम क्या बोलते हैं, स्थानांतरित गति बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी ऊपर से कोई सेब गिरा पेड़ से, ठीक है, अब वो नीचे गिरा, तो समांतर है इस वस्तु के, इस सेब के सभी कण समांतर होंगे भाई, और समांतर होंगे, और इसका जो पथ है वो भी सरल रेखीय है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम स्थानांतरित गति बोलेंगे। अब रेखीय गति क्या बोलेंगे, रेखीय गति में जो वस्तु होगी, देखो यहाँ तो मास पॉइंट नहीं थी, मैं यहाँ क्रॉस लगा दे रही हूँ, यहाँ वस्तु मास पॉइंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ वस्तु जो है वो बिंदुवत द्रव्य होगी, बिंदुवत द्रव्य होगी। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेंगे ट्रेन का। अब ट्रेन के जो कण है, डेफिनेशन यहाँ पर सेम रहेगी कि किसी वस्तु के कण समांतर हैं और कैसे हैं, सरल रेखीय पथ पर गति करेंगे, एक निश्चित समय में समान दूरी तय करेंगे, तो लेकिन वो वस्तु कैसी है, वो बिंदुवत द्रव्य होगी, तो वो क्या कहलाएगी, रेखीय गति कहलाएगी। एग्जाम्पल ट्रेन का हो जाएगा, क्योंकि भाई ट्रेन की लंबाई बहुत कम है,
और वो जो दूरी तय कर रही है वो कई सौ किलोमीटर कर रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा रेखीय गति कहलाएगी। ठीक, तो इतना तो आप आई होप समझ गए होंगे। अब इसके बाद घूर्णन गति और वृत्तीय गति है। देखिए घूर्णन गति और वृत्तीय गति का एग्जाम्पल हम दैनिक जीवन में देखते हैं। कैसे, मान लीजिए ये है कक्षाएं, जो कक्षाएं क्या होती हैं, ये वो वाली कक्षाएं नहीं है, क्लास नहीं है, ये है सूर्य, है ना, सूर्य के चारों ओर हमारी जो पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो ये हमारी यहाँ पर पृथ्वी मान लेते हैं, यहाँ पृथ्वी मान लेते हैं। ठीक, अब ये अर्थ जो है, ये अपनी धुरी पर, जब कोई वस्तु अपनी धुरी पर क्या लगाए, चक्कर लगाएगी या गति करेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, हम घूर्णन बोलेंगे। ठीक, और जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर गति करेगी तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको वृत्तीय गति बोलेंगे। जैसे कि पृथ्वी यहाँ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी इन कक्षाओं में, तो ये गति क्या है, वृत्तीय गति है। जैसे कि मान लीजिए ये सन है, अब ये अपनी भी धुरी पर गति लगा रही है, गति कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी, घूर्णन। और जब ये चारों ओर सूर्य के चक्कर लगा रही है तो क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति। तो आशा है इतना आप समझ गए होंगे, ये इजी है, हम दैनिक जीवन में देखते भी हैं। इसके बाद है दोलनी गति, कंपनी गति। दोलनी गति में क्या होगा, जब कोई वस्तु कैसी होगी, अपनी माध्य स्थिति से, माध्य स्थिति मान लेते हैं, मान लीजिए हमने पेंडुलम सरल लोलक का एग्जांपल देखा था, इस तरह का एक सरल लोलक बना लीजिए। ठीक है, अब इसकी माध्य स्थिति कहाँ है, माध्य स्थिति वो स्थिति होती है जिस पर कोई वस्तु रहती है, रहना चाहती है या रहती है, तो ये इसकी माध्य स्थिति हो गई। तो अब जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर और उधर क्या करती है, गति करती है, तो इसको क्या बोलते हैं, दोलनी गति बोलते हैं। लेकिन इसका दोलनी गति में जो आयाम होंगे वो क्या होंगे, वो बड़े बड़े होंगे, क्योंकि भाई देखो ये सरल लोलक को छोड़ा तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इस तरह गति करेगा ये, तो आयाम क्या है, बहुत बड़े बड़े हैं। लेकिन कंपनीय गति में क्या होगा, जो आयाम होंगे वो क्या होंगे, छोटे होंगे। यहाँ पर क्या होंगे, बड़े होंगे आयाम, यहाँ पर आयाम क्या होंगे, छोटे। जैसे कि स्प्रिंग ले लेते हैं हम एक, अब इस स्प्रिंग को हमने थोड़ा सा तान दिया, ठीक है, थोड़ा सा खींच दिया, ऐसे कर दिया, तो ये इसके जो आयाम है बस इतने इतने, ये केवल कहाँ तक गति करे, इतनी इतनी, तो इसके आयाम छोटे हैं, तो ये क्या कहलाएगी, कंपनीय गति। जैसे कि हम सर्दियों में ठिठुरते हैं, शिवरिंग करते हैं, तो इस तरह कांपते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, कांपना। हम उसको दोलनी गति नहीं बोलते कि हम दोलन कर रहे हैं, क्या हमने आपने सुना है कि बोलते हैं हम दोलन कर रहे हैं, नहीं, कांप रहे हो, ठंड से कांप रहे हो। वो कांपना क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई हम कंपनीय गति कर रहे हैं, हमारे जो कंपन है वो बहुत छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे ड्रिंक करके लोग बाग झूमते हैं इधर उधर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस गति को बोल देंगे हम दोलनी गति, अपनी स्थिति से इधर उधर जब आयाम बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे। तो आशा है आप लोगों को यहाँ तक ये समझ में आया होगा कि किस तरह हमने मोशन के प्रकारों को समझा है विद एग्जाम्पल के। ठीक, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें अब कोई प्रॉब्लम रही होगी। अब इसके बाद हम ये और समझ लेते हैं, जो हमारी सदिश राशियां अदिश राशियां क्या होती हैं, ये सब इसी लेसन में आ जाएंगे मोशन की में। तो पहले मैं इसे मिटाती हूँ, फिर मैं सदिश और अदिश समझाऊंगी। ठीक, मिटा लेते हैं हम इसको। हेडिंग डाल लेते हैं सदिश राशियां, अदिश डाल लेते हैं पहले, अदिश। अदिश राशि, यहाँ डाल लेते हैं सदिश राशि। ठीक, देखिए अदिश राशि में क्या होगा, सदिश राशि में क्या होगा, अदिश में होगा ये वे भौतिक राशियां होती हैं जिनमें परिणाम भी होता है, परिणाम होता है और दिशा नहीं होती, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। ये वे भौतिक राशि होंगी जिनमें परिमाण तो होगा, क्या होगा, परिमाण, परिमाण तो होगा लेकिन दिशा नहीं होगी।
यानी वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण तो होता है किंतु दिशा नहीं होती, वो अदिश कहलाएंगी। और सदिश में क्या होगा, सदिश यानी इसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। परिमाण और दिशा क्या होंगे, दोनों ही होंगे इसमें। तो वे भौतिक राशियां हो जाएंगी, बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे दूरी। दूरी क्यों है, देखिए दूरी आप कहीं से भी कर लीजिए, आपको केवल कोई ये तो पूछेगा नहीं भाई आपने उत्तर से कितनी दूरी तय करी, पश्चिम से कितनी दूरी तय करी, नहीं। दूरी आप उत्तर से कर लीजिए, पश्चिम से कर लीजिए, अपने डेस्टिनेशन से आप स्टॉप से कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए, घूम के दूरी में क्या है, वो सेम ही रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दिशा से। तो दूरी क्या होगी, कैसी होगी, अदिश राशि। हाइट, ऊंचाई क्या होगी भाई, ऊंचाई आप ऊपर जाएंगे, कोई ये तो पूछेगा ना भाई कौन सी दिशा में जा रहे हो, भाई ऊंचाई तो ऊपर ही जाएंगे, तो ऊंचाई क्या होगी, ये इस तरह की अदिश राशियां होंगी। और क्या होगी हमारी, चाल। चाल, ठीक, कार्य, ऊर्जा, ये सब क्या है हमारी अदिश राशियां, यानी इसमें दिशा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। असदिश राशियां कौन सी होंगी, जैसे कि वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, आवेग, संवेग, ठीक है, ईटीसी लिख देते हैं यहाँ पे हम। क्योंकि भाई इन्हें हम एक वीडियो में नहीं समझ सकते, क्यों नहीं समझ सकते, क्योंकि भाई ये पूरे लेसन का निचोड़ है, कौन सी राशि अदिश है, कौन सी सदिश है। जब हम वेग पढ़ेंगे, विस्थापन पढ़ेंगे, त्वरण पढ़ेंगे, बल, आवेग, ये सब पढ़ेंगे, तब हम साथ के साथ आपको बताते चलेंगे कि कौन सी वस्तु अदिश है, कौन सी सदिश है। तो यहाँ पर इतना ज्यादा दिमाग मारना बेकार की बात है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो भी दोस्त हों उनमें भी शेयर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।